हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका पेपर 7/12/2022 को हुआ था, उसकी आज 7 तारीख के सेकंड शिफ्ट को करेंगे। सेकंड शिफ्ट का आज हम इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें कि ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है स्टूडेंट्स को। तो पढ़ते हैं, द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल। तो देखिए, द पेशेंट रिमेंबर्स है ना, ये तो होगा ही। अब यहाँ पे टेकिंग शब्द है, ये आपके लिए आंसर बताने वाला कंपोनेंट है। आईएनजी लिखा है, मतलब आपके आंसर में बीइंग होना चाहिए। वो इसमें नहीं मिलेगा, वो इसमें नहीं मिलेगा, बीइंग सिर्फ इसमें है और इसमें है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। देखिए, द पेशेंट रिमेंबर हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल। द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय सन, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट। अगर आप ये पढ़ेंगे, द पेशेंट रिमेंबर्स हिमसेल्फ बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय सन, यहाँ पे हिम दिया हुआ है लेकिन आप उसे हिमसेल्फ में कन्वर्ट करेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन। हिमसेल्फ की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये एक सुपरफ्लुअस एरर है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए पूछ रहा है। तो फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन्स सिंस, मतलब अपने पापों की माफी मांगने के लिए जो फॉरगिवनेस होता है उसके लिए एक शब्द पूछ रहा है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मीन्स टू गिव फॉरगिवनेस फॉर अ पर्सन्स सिंस, किसी के बुरे काम के लिए उसको माफ कर देना। एवोल्यूशन जो होता है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ वॉशिंग अवे योरसेल्फ, एक्ट ऑफ वॉशिंग योरसेल्फ क्लीन, मतलब अपने आप को साफ सुथरा कर देना। और एब्सोल्यूशन मतलब होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब पूर्ण राजतंत्र रहना ना, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहना। और फॉरगिवनेस मतलब तो माफ कर देना होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंटोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन शब्द अनडिजायरेबल का। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग फॉर फ्यूचर यूज। अनडिजायरेबल मतलब जो आपको जो जो एडवाइस ना दी जाए, तो उसके लिए एडवाइजेबल जो शब्द है वो ज्यादा होगा। मतलब आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप अपना कुछ जो अर्निंग है वो फ्यूचर के लिए सेव कर लें। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट एंटोनिम होगा शब्द अनडिजायरेबल का। फूलिश मतलब बेवकूफ होता है, अनएडवाइजेबल ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और मीक, मीक मतलब होता है क्वाइट या टिमिड भी कह सकते हैं आप। और इसका एक मतलब ये होता है कि जो एक पर्सन हो जो दूसरे की बात सुने, चाहे वो गलत हो या सही हो, बिना किसी क्वेश्चन को पूछे या बिना कोई रिस्ट्रेनमेंट दिए। वन हु लिसन्स टू अदर्स विदाउट रिस्ट्रेनिंग, मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी चीज रहे, सच सही रहे या गलत रहे, जो कोई दूसरे की बात को बस हाँ जी करके सुनता रहे, उसे भी हम मेक पर्सन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रपोजिशन कह रहा है, तो पढ़ते हैं। अशोक वॉज इन द बस, इन नहीं, यहाँ पे एट द बस स्टॉप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकेशन के लिए आप एट यूज करते हैं, लोकेशन के लिए या टाइम के लिए, इसीलिए क्योंकि वो उस जगह बस स्टॉप पे था, इसलिए एट द बस स्टॉप अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है अंडरलाइन इडियम का मतलब बताओ। तो द एमडी ऑफ द कंपनी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय टेलिंग हर सेक्रेटरी हु गॉट मच कोविटेड प्रमोशन। तो इडियम द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, मतलब एक वैसा सीक्रेट बता देना जो आप सच में बताना नहीं चाहते थे पर वो बता दिया गया सिचुएशन की वजह से। तो एमडी जो थी कंपनी की, उसने अपनी सेक्रेटरी को, जो वो मतलब बता रही थी कि हु गॉट द मच को, मतलब ये जो बहुत ही प्रेस्टिजियस या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोजीशन थी, जो प्रमोशन था, वो अपने सेक्रेटरी को बता रही थी, तो उस टाइम वो सीक्रेट उसने रिवील कर दिया जो कि उसे बताना नहीं चाहिए था। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंटोनिम पूछ रहा है शब्द कंसेंट का। कंसेंट मतलब होता है अनुमति देना या अपना अप्रूवल देना, उसी का उल्टा हो जाएगा इंटरडिक्शन, मतलब नामंजूरी दे देना। तो हम सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इनटू द बिल्ट environment and many consideration and restrictions can apply before a project is given consent to proceed in terms in how it may influence the environment। तो देखिए कह रहा है कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है किसे, एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जिस तरह से आप एनवायरनमेंट में बदलाव लाते हैं, है ना, और
बहुत सारे कंसिडरेशन और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जिस जिस उससे मतलब कंसेंट दिए जाने से पहले, मतलब आपको एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस देखने होते हैं, फायर के क्लियरेंसेस, और बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो वो प्रकृति के लिए हानिकारक ना हो। ये सारे चेक्स एंड बैलेंस किए जाते हैं। तो कंसेंट का मतलब होता है अनुमति प्रदान करना। इंटरडिक्शन मतलब टू नॉट गिव कंसेंट या अनुमति ना देना। बिकरिंग मतलब होता है टू आर्ग्यू, यूजुअली फॉर अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। एक्सपल्शन मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लीव अ प्लेस, एक्सपेल आउट कर देना, भगा देना किसी को। जैसे आपको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, मतलब स्कूल से हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। और डायरेक्टिव मतलब किसी चीज को दिशा देना या डायरेक्ट करना, किसी जैसे मूवीज को डायरेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7, जम्बल्ड सेंटेंस आ गए, हमें इसे मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। तो अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क्ड द 20th सेंचुरी फॉर मैनकाइंड। आप ये पढ़ेंगे तो भी आपको सही सा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ये पढ़े अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क द 20, ये तो पहला ही वाला हो गया। अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड मार्क द 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम सेंचुरी का नाम बताते हैं, कौन सा वो सेंचुरी था जो मैनकाइंड के लिए एक ग्रेट ट्रांजिशन था। तो द 20th सेंचुरी मार्क द ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड, मतलब 20वीं सदी जो थी वो मैनकाइंड के लिए एक ट्रांजिशन का फेज था, मतलब एक समय से दूसरे समय में जो बदलाव आता है, बहुत सारे बदलाव, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे अप्रोप्रिएट जाएगा। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस देखें तो पहले साल डिपिक्ट करते हैं, उसके बाद जो ट्रांजिशन या समय में जो बदलाव हुए उस चीज को बताई जाती है। रूल ये कहता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना सबसे अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग माई टाइम टेकिंग एन ग्रेजुअल कन्वेलेसेंस आफ्टर माई बैक इंजरी माई फैमिली वॉज बाय माई साइड। ये देखिए कन्वेलेसेंस जो शब्द है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग ये होती है CONVALESCENC। कन्वेलेसेंस मतलब होता है पीरियड ऑफ रिकवरी फ्रॉम एन इंजरी। इसके लिए एक और शब्द है रिक्यूपरेट, इसका भी सेम ही मीनिंग होता है, पीरियड ऑफ रिकवरी। मतलब एक इंजरी या इलनेस के बाद आप जब वापस रिकवर होते हैं तो उसके रिक्यूपरेट या कन्वेलेसेंस कहते हैं। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि ड्यूरिंग माई टाइम टेकिंग एंड ग्रेजुअल कन्वेलेसेंस, मतलब बहुत लंबा जो उसका इंजरी का पीरियड था आफ्टर माई बैक इंजरी, उसकी जो फैमिली थी वो उसके साथ में थी, मतलब जब वो इंजर्ड था और जब रिकवर कर रहा था तो उसकी फैमिली उसके साथ थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो ब्रैडी स्ट्रेटनड द डैश बेटन इन हिज हैंड। अब जो बेटन होता है, जब आपने कभी वो रेस देखा हो तो बेटन जो होती है वो एक्चुअली वुडन होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चार्ज बेटन हो नहीं सकता, स्विंग बेटन भी नहीं होगा, ओपन बेटन भी नहीं होगा, तो ये वैसे भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं, बस एक ही टाइप बता रहा है उस बेटन का, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटन मतलब भी होता है अ शॉर्ट थिन स्टिक। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है इडियम का, तो पढ़ते हैं। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। मतलब किसी चीज को उस तरह से एक्सेप्ट करना, मतलब जैसे वो दिख रही है, हो सकता है वो बाद में आपके लिए उतनी यूजफुल ना हो, या जैसी दिख रही है वैसी ना हो। मतलब कई बार आप मतलब आपने कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट देखा, जैसा देखा वैसे ले लिया, हो सकता है वो वैसा एग्जैक्टली हो ना। कई बार आप देखते हैं कलर फेड वाले शर्ट्स एंड दूसरी चीजें मिल जाती हैं, तो उसे कहेंगे टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है सेंटेंस को, तो देखिए द सेक्रेटरी अश्योर्स द ऑडियंस दैट ही शी इज गोइंग टू हेल्प देम। तो अश्योर्स आ गया यहाँ पे आपको देखिए सेज शब्द 3 बार आ रहा है, तो प्रोबेबली ये आपके आंसर में सेज होना चाहिए। दैट के बाद ही शी लिखा है तो आई हो जाएगा, इज गोइंग तो एम गोइंग हो जाएगा क्योंकि टेंस प्रेजेंट है। टू हेल्प देम हेल्प यू हो जाएगा हेल्प के बाद। ये सब जो आपको जहां मिलेगा वही आपका आंसर है। देखिए आई एम गोइंग टू हेल्प यू यहाँ है और आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन्हीं दो में है, लेकिन यहाँ पे अश्योर्स के लिए हम सेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 अप्रोप्रिएट जाएगा। यहाँ पे तो वॉज हो गया, पास्ट टेंस, विल हो गया, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसलिए ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, करेक्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है,
तो माई कैफे हैज़ बीन रिविजिटेड बाई मैनी टूरिस्ट। तो मैनी टूरिस्ट, अब देखिए यहाँ हैज़ बीन है, टूरिस्ट प्लूरल हो गया तो हैव, और फिर रिविजिटेड माई कैफे। ऑप्शन नंबर थर्ड, मैनी टूरिस्ट हैव रिविजिटेड माई कैफे। तो देखिए यहाँ हैज़ था, तो इसीलिए आपके आंसर में हैज़ या हैव होना चाहिए था। यहाँ पे हैव इसलिए क्योंकि टूरिस्ट प्लूरल है। ऑप्शन नंबर सेकंड जा रहा है, थर्ड जा रहा है। यहाँ पे देखिए टूरिस्ट है लेकिन यहाँ सिंगुलर वो दिया हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और बाकी में तो हैज़ हैव जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो भी गलत है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ, एंटोनिम पूछ रहे हैं अंडरलाइंड शब्द का। अंडरलाइन शब्द है नॉन चलांट। नॉन चलांट होता है नॉट शोइंग एक्साइटमेंट, मतलब किसी तरह का एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म शो ना करना, उसको हम नॉन चलांट कहेंगे। उसका सिनोनिम अगर आप पूछेंगे तो ये अनकंसर्न्ड हो जाएगा, मतलब जो बिल्कुल ध्यान ना दे चीज़ों पे। बॉइस्ट्रस मतलब लाउड एंड एनर्जेटिक होता है। अनकंसर्न्ड मतलब जो चीज़ों पे ध्यान ना दे, कंसर्न ना हो। और कंसिडरेट मतलब काइंड या समवन हु इज शोइंग अटेंशन, यही आपका आंसर भी है। नॉन चलांट मतलब नॉट शोइंग एनी अटेंशन, कंसिडरेट मतलब काइंड या शोइंग अटेंशन, और रिट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है लुकिंग अगेन एट द पास्ट, मतलब अपने पास्ट को फिर से याद करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट एंटोनिम था शब्द नॉन चलांट का। क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनिम पूछ रहा है शब्द पेसिफाई का। पेसिफाई मतलब किसी भी सिचुएशन को लेस इंटेंस बना देना, मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उसे पेसिफाई करना, मतलब उससे उसका गुस्सा ठंडा कर देना होता है। तो उसके ये जो उसके सिनोनिम्स हैं वो है प्लेकेट, स्वाश और क्वेल। इन तीनों का ही मतलब जो भी सिचुएशन है उसको ठंडा कर देना होता है। या अगर आप क्वेल का स्पेसिफिकली मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है टू एंड समथिंग। क्वाश भी हो सकता है, ओवर पावर भी हो सकता है, डिफीट भी हो सकता है। तो पैसिफाई मतलब मेक एन एंग्री पर्सन काम, और ये दोनों ही इसी के सिनोनिम्स हैं। एग्रीवेट मतलब किसी जो बुरी सिचुएशन है उसको और बुरा कर देना, उसे हम एग्रीवेट कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट एंटोनिम, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को पुट करने के लिए कह रहा है, तो पढ़ते हैं। केम्स रिडलीज आर, रिडलीज मतलब आप ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में पता होगा, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो केम्स रिडलीज आर, अब देखिए आर के साथ आप इंश्योर नहीं कर सकते, गल्फ ऑफ मेक्सिको नहीं कर सकते, विच आर देयर प्राइमरी, आर के साथ विच भी फॉलो नहीं होता, तो इसलिए पी के साथ हम जाएंगे। देखिए पी के साथ यही दो ऑप्शन है। आर यूजली फाउंड इन द नियर शोर एंड, देखिए यहाँ नियर शोर के बारे में बात हुई, यहाँ पे इन शोर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए इसके साथ हम अगले में ये जाएंगे। Inshore waters of the northern Gulf of Mexico, especially in Louisiana waters, which are their primary feeding grounds। तो ये कह रहा है केम्स के जो रेडली टर्टल्स होते हैं उनका जो वो नियर शोर में और इन शोर ऑफ वाटर ऑफ नॉर्दर्न गल्फ ऑफ मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये ल्यूजियाना वाटर में स्पेशली पाए जाते हैं जो कि इनका प्राइमरी फ्री फीडिंग ग्राउंड है, जहाँ पे अपना खान पान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कह रहा है अ फेंट मिस्ट डैश ओवर द वैली। तो देखिए फेंट मिस्ट मतलब होता है वो छोटी सी धुंध जो होती है वो वैली के ऊपर ऐसे क्या मतलब ऐसे लगता है कि वो उस पर लटकी हुई है। हंग होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हंग मतलब ऐसा कुछ कोई चीज लटका हुआ जो है एक जगह पे, और जो मिस्ट होती है वो एकदम से हमें लगता है रुकी हुई है किसी वैली के अराउंड, तो इसीलिए हम हंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। स्वंग मतलब होता है, मतलब जैसे आप बैट को स्वंग करते हैं, घुमाते हैं, टू मूव समथिंग टू एंड फ्रो, टू मूव समथिंग इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन, किसी चीज को साइड टू साइड मूव करने को हम स्वेड कहते हैं। और डैंगल्ड मतलब भी होता है वैसे तो टू हैंग फ्रीली, लेकिन डैंगल्ड हम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिस्ट के लिए हम हंग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो शी सेड टू मी यू विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो। टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे होना चाहिए, तो देखिए द नेक्स्ट डे यहाँ है, द नेक्स्ट डे यहाँ है, यहाँ टुडे इसलिए गलत हो जाएगा, द नेक्स्ट डे यहाँ पे है। यू के यू विल स्पीक का आई वुड स्पीक होना चाहिए, यू की जगह आई, विल की जगह वुड, और स्पीक ये यहाँ दिया हुआ है और एक ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये भी गलत है। बच्चे अब दो, देखिए यहाँ पे द दैट डे लिखा है, यहाँ पे जो द नेक्स्ट डे होना चाहिए टुमारो के लिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बनेगा। शी टोल्ड मी दैट आई वुड स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है।
तो जब आप इन चारों को पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड डिस्कशन गलत दिखेगा, सही स्पेलिंग होती है DISCUSSION। डिस्कशन माने आपस में बातचीत करना, है ना, चीज़ों को, किसी भी मुद्दे को डिस्कस करना। लैंग्वेज मतलब होता है टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर, किसी जगह पे जाने के लिए मजबूर कर देना, या कह सकते हैं टू लूज स्ट्रेंथ। एल्टीट्यूड मतलब तो हाइट ही होता है। लॉन्गिट्यूजनल मतलब होता है रनिंग लेंथ वाइज रादर देन अक्रॉस, मतलब कि लेंथ वाइज, अगर जैसे आपने ये देखा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह की होती है, मतलब वो लेंथ वाइज जा रही है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव जो ऐसे ऐसे जाती है, मतलब ये अप एंड डाउन मूव कर रही है, और ये वाली ऐसे ऐसे मूव कर रही है, इसी को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 19, जम्बल्ड सेंटेंस को ऑर्डर में डालना है। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि पी के साथ शुरुआत बेहतर होगी। पीपल बिगैन ड्रिंकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एंड ग्रेजुअली मेक इट अ हैबिट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मतलब होता है और कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं, बस ऐसे ही जो लोगों ने पीना शुरुआत कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक हैबिट बन गई। उसके बाद वंस इट बिकम्स अ हैबिट इट डज नॉट रिक्वायर मच टू चेंज इनटू एन एडिक्शन। जैसे ही ये हैबिट बन जाती है उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता इसे एक एडिक्शन बन जाने में। शुरुआत में सिर्फ एक हैबिट बनेगी, फिर एक एडिक्शन आपके बन जाएगी, जो कि फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत करेगी। एडिक्शन टू एनी काइंड इंक्लूडिंग एल्कोहलिक एडिक्शन इम्पैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। मतलब एडिक्शन किसी भी तरह का, चाहे वो मतलब किसी भी तरह का हो, इंक्लूडिंग एल्कोहलिक हो, तो वो किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल लाइफ में बहुत तरह से इम्पैक्ट करती है। It not only distances the addict from his or social circle, but also impacts their productivity badly. ये सिर्फ उनके सोशल सर्कल पे ही नहीं, उनके प्रोडक्टिविटी मतलब जितने वो कुशल हैं उनकी कुशलता भी खत्म हो जाती है, और उनके आसपास का सोशल सर्कल मतलब उनके दोस्त और रिश्तेदार उन सब से भी उनके बैर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। ये एक अल्कोहल के और बाकी जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट कह रहा है। तो ही इज इन डेट ड्यू टू हिज जुडिशियस टेस्ट्स एंड हैबिट्स, मतलब वो कर्ज में इस वजह से है क्योंकि उसके उसका जो टेस्ट और हैबिट काफ़ी जुडिशियस है, मतलब उसका टेस्ट और हैबिट काफ़ी मतलब फिक्स्ड है, जो कि वो अक्सर उसे यूज़ करता रहता है। एक्स्ट्रा वेजेंट जो है मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उसके चीज़ों को, मतलब उसकी जो टेस्ट है उसके हैबिट है वो इतने ज़्यादा हैं जिस वजह से वो कर्ज में पहुंच गया है। तो उसके लिए शब्द एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, वहाँ भी खर्च करना जहाँ आवश्यकता नहीं है। अफ्लुएंट मतलब होता है वेल्दी। फ्रूगल मतलब होता है माइजर, या कहें कंजूस, कई बार आ चुका है ये शब्द। और मॉडरेट मतलब जो ना ही ज़्यादा हो ना हो कम हो, मॉडरेट क्वांटिटी में कोई चीज़ हो तो उसे मॉडरेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था, जुडिशियस का एक्स्ट्रा वेजेंट। अब हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू है, तो पढ़ते हैं। द ब्रिटिश किंग चार्ल्स फर्स्ट हैड डैश अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर। अब देखिए, फादर से आप कोई भी चीज़ क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मतलब जो आपको पुश्तैनी रूप से मिला हो, अपने पूर्वजों से मिला हो, उसको हम इनहेरिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। किंग चार्ल्स जो फर्स्ट थे उनको बहुत ही डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन मिली थी अपने फादर के द्वारा। ओन मतलब किसी चीज़ को अपना बना लेना। डिवाइस मतलब कुछ मेकअप कर लेना, कुछ सोच लेना। और जेनेटिक मतलब जो जीन के साथ चला आ रहा हो या जीन से मिला हो। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, इनहेरिटेड। इसके बाद हिज पीरियड सॉ अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उनका जो पीरियड था, मतलब किंग चार्ल्स जो फर्स्ट का जब रूलिंग पीरियड था, तो उस टाइम इन्फ्लेशन माने महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। ही वॉन्टेड टू डैश मनी, वो क्या चाहते होंगे, wanted to अपराइज मनी, ब्रिंग मनी, लिफ्ट मनी, नहीं, ही wanted टू रेज मनी। रेज मतलब होता है पैसे, मतलब जनरल पब्लिक से लेना, जिससे कि पैसे बढ़ जाए और वो उसको सही जगह को इस्तेमाल करे। जैसे कि आजकल आप स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं, बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो मनी को रेज करती हैं। तो रेज ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अपराइज मतलब भी वैसे तो चीज़ों, मतलब कोई चीज़ बढ़ जाए, या अराइज या अवेक होता है, या इंक्रीज भी कह सकते हैं आप,
ये सारे इसके मतलब होते हैं अपराइज। बट अपराइज जो होता है जैसे कोई रिवॉल्ट अपराइज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको उस सेंस में अपराइज ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेज मतलब जो पैसे वैसे किसी कंपनी को बढ़ाने हो या किसी राजा को, जैसे गवर्नमेंट भी मनी रेज करता है कैसे, बॉन्ड इशू करके, मतलब जनरल पब्लिक से पैसे लेता है और उसको वो अच्छे काम में इस्तेमाल करता है, जो फायदे मिलते हैं वो कंज्यूमर्स को देते हैं। तो इस तरह रेज वहाँ यूज होता है। अपराइज किसी मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। ब्रिंग मतलब किसी चीज को लाना, और लिफ्ट मतलब किसी चीज को उठाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। अगला, देयरफॉर ही डैश क्रिएटेड द टाइटल ऑफ बैरोनेट एंड सेलिंग इट टू डैश कैंडिडेट। देयरफॉर ही व्हाट, क्या कर सकता है? ही वेंचर्ड, वेंचर्ड माने कोई नई चीज की स्थापना करना, नई चीज जनरली कोई उद्यम या ऐसा कुछ। और अपीयर्ड माने कोई चीज नजर आना। कंटिन्यूड मतलब जो पहले से चली आ रही है उसको चलते रहने देना। स्टार्टेड जो शब्द है, उन्होंने एक नया पद देना शुरू किया था जिसको कि बैरोनेट कहते हैं। बैरोनेट एक तरह का टाइटल हुआ करता था। बैरोनेट जो होता है वो, बैरन एक टाइटल होता है और एक नाइट जो टाइटल होता है, बैरन से कम होता है और नाइट से ऊपर होता है। इन मतलब एक तरह का ये टाइटल देना होता है। वो अंग्रेजी जो हुकूमत है उसमें काफी पॉपुलर और काफी अच्छा माना जाता है। तो वो बैरोनेट का टाइटल देना स्टार्ट किया था उन्होंने, जिससे कि सेल कर रहे थे उस टाइटल को, जिससे कि पैसे वो रेज कर सकें। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। स्टार्टेड था यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में। इसके बाद एंड क्रिएटेड द टाइटल ऑफ बैरोनेट सेलिंग इट टू डैश कैंडिडेट। अभी किसको देंगे? हेल्दी को नहीं देंगे, रिसोर्सफुल को नहीं देंगे, ऑप्यूलेंट को नहीं देंगे, वेल्दी को दिया जाएगा क्योंकि वही तो पैसा देगा। तो वेल्दी कैंडिडेट्स को इन्होंने बैरोनेट का टाइटल देना शुरू कर दिया। ऑप्यूलेंट मतलब होता है लग्जूरियस या मेड विद डेकोरेटेड विद एक्सपेंसिव मटेरियल। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा वेल्दी करेक्ट आंसर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, however his decision was dash by ब्रिटिश पार्लियामेंट। उनका जो डिसीजन था उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि वो शायद उतना कारगर ना साबित हुआ हो, इसलिए उनका जो डिसीजन था किंग का उसे पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। बैनिश मतलब चीज़ों को बैन कर देना होता है। अनएक्सेप्टेबल मतलब जो एक्सेप्ट ना की जा सके। और अबैंडन माने किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इस 7 तारीख से पहले के भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आपको उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी मित्र जो कि एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि हम आगे ऐसे और वीडियोस बनाते रहेंगे, तो अगर आप हमारे इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।